Assalamu alaikum dear students. Today we are going to have another lecture on prepositions. हमने कुछ prepositions की जो usage है और उनमें जो दो prepositions के दरमियान जो minute differences है उस पर डिस्कशन की है। कुछ जो है वो हमारे पास रहते हैं जिसको आज जो है वो हम डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास MCQs आ जाए कि I agree dash you और मैं कहता हूँ कि I agree dash your proposal, I agree dash you, I agree dash your proposal, हमारे पास आ जाए with और हमारे पास आ जाए टू। तो विद को हम यूज़ करते हैं पर्सन के लिए, जबकि टू को हम यूज़ करते हैं आइडिया के लिए, व्यू के लिए, सजेशन के लिए और प्रपोजल के लिए। हमारे पास एक विद है और एक हमारे पास टू है। विद और टू के दरमियान में डिफरेंस ये है कि विद को हम यूज़ करते हैं पर्सन के साथ, जबकि आइडिया, व्यू, सजेशन और प्रपोजल के साथ हम टू लगाते हैं। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि आई एग्री विद यू बट आई एग्री टू योर प्रपोजल, आई एग्री टू योर आइडिया। तो अगर आप कहते हैं कि आई एग्री विद योर प्रपोजल तो आपका जो आंसर होगा वो गलत कंसिडर होगा। इस तरह अगर MCQs आ जाएंगे कंपेयर जबी डैश इमरान और दूसरा आ जाए कि कंपेयर जबी डैश अस्टोन, हमारे पास आ जाए कंपेयर जाहिद डैश इमरान एंड कंपेयर जबी डैश अस्टोन और हमारे पास आ जाए विद और हमारे पास आ जाए टू। अब अगर किसी ह्यूमन बीइंग को हम किसी ह्यूमन के साथ यानी किसी लिविंग थिंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए विद आएगा। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि कंपेयर जाहिद विद इमरान। अगर हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं और दूसरी वो जो चीज़ आप कंपेरिजन हमारे पास आ रही है वो हमारे पास इंसान है तो हम उसके लिए विद लगाएंगे। लेकिन अगर किसी इंसान की हम किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ कंपेरिजन करते हैं तो हम उसके लगाते हैं टू, कि कंपेयर जबी टू अ स्टोन। सही है। इस तरह MCQ आया था कि ही करस्पॉन्डेड डैश माई सर्वेंट एंड ही करस्पॉन्डेड डैश माई लेटर। तो अब आपके पास सर्वेंट क्या है, ये आपके पास एक लिविंग एंटिटी है। इस वजह से हम कहते हैं कि ही करस्पॉन्डेड विद माई सर्वेंट बट ही करस्पॉन्डेड टू माई लेटर। तो जब आपके पास जो है वो आप कह सकते हैं कि उस चीज़ के बाद आपके पास ह्यूमन बीइंग आ रहा है तो आप उसके साथ विद लगाएं और अगर नॉन ह्यूमन बीइंग या नॉन लिविंग थिंग आ रही है तो फिर आप उसके साथ टू लगाएं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है आई एम डैश द कॉलेज, आई एम डैश इस्लामिया कॉलेज। 10 आया है और 8 आया है। तो अगर हमारे पास कोई कॉमन नाउन आ जाए तो हम उसके साथ इन लगाएंगे और अगर हमारे पास कोई प्रॉपर नाउन आ जाए तो हम उसके साथ 8 लगाते हैं। कॉमन नाउन का मतलब है कि जिस तरह आप किसी ऐसे चीज़ की बात करते हैं जो कि हर एक की हो सकती है, यानी कॉलेज के हमारे पास सिर्फ एक नहीं, हमारे पास हज़ारों कॉलेजेस हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि इस्लामिक कॉलेज तो इस्लामिक कॉलेज हमारे पास सिर्फ एक है, इस वजह से ये हमारे पास प्रॉपर बन जाएगा। तो हमारे पास जब कॉमन नाउन आएगा तो हम कहते हैं कि आई एम इन द कॉलेज, लेकिन मैं कहता हूँ कि आई एम एट इस्लामिक कॉलेज। तो कॉमन नाउन के साथ इन और प्रॉपर नाउन के साथ 8। फिर अगर मैं कहता हूं कि द ब्लैंकेट इज डैश हिम, द क्लाउड्स आर डैश माई हेड। एक आपके पास है ओवर और दूसरा आपके पास है अबव, ओवर एंड अबव। तो ओवर को हम यूज करते हैं उन चीजों के लिए जिसमें जो ऊपर वाली चीज है वो नीचे वाली चीज को टच कर रही है। अगर ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज को टच कर रही है तो उसके लिए ओवर आएगा, और अगर ऊपर वाली जो चीज है वो नीचे वाली चीज को टच नहीं कर रही है तो फिर अबव आएगा। ये ओवर और अबव को जरा समझे। सही है। ऊपर वाली जो चीज है क्या वो नीचे वाली चीज को टच कर रही है कि नहीं? तो अगर मेरे ऊपर ब्लैंकेट है तो क्या वो ब्लैंकेट मुझे टच करेगी कि नहीं करेगी? तो जी, ये दोनों चीजें एक दूसरे को टच करती हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि द ब्लैंकेट इज ओवर हिम। लेकिन जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स क्या वो जो है वो मुझे टच करती है या मेरा जो हेड होगा और क्लाउड्स ये आपस में टच होते नहीं होते? तो इस वजह से क्या आएगा, ये आपके पास आएगा अबव। आप लोग के पास पेपर का एक MCQs है जिसमें हम कहते हैं कि ही वेयर्स a sweater dash shirt। आपके पास आ जाए ओवर और आपके पास आ जाए अबव। तो इसमें क्या आएगा? तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगा दैट इज ओवर, क्योंकि हमारा जो स्वेटर होता है और शर्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को टच करते हैं। तो जब दो चीजें एक दूसरे को टच करेगी तो उसके लिए ओवर आएगा। अच्छा, अब ये तो हमने कहा कि ये ब्लैंकेट क्या है, ये मेरे ऊपर है, तो ओवर और अंडर ये एक चीज है, जबकि अबव और बिलो क्या है, ये एक चीज है। मतलब क्या है एक चीज का, कि ओवर और अंडर में दो चीजें एक दूसरे को टच करती हैं। तो मैं कहता हूं कि द ब्लैंकेट इज ओवर मी बट आई एम अंडर द ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मेरे ऊपर है और वो ब्लैंकेट मुझे टच कर रहा है, इस वजह से मैं कहता हूं कि द ब्लैंकेट इज ओवर मी। मैं ब्लैंकेट के नीचे हूं, मैं ब्लैंकेट के नीचे हूं। क्या वो ब्लैंकेट मुझे टच कर रहा है? यस। तो मैं कहूंगा कि आई एम अंडर द ब्लैंकेट। इसी तरह जिस तरह मैंने कहा कि द क्लाउड्स आर अबव माई हेड, क्योंकि वो जो क्लाउड्स है वो मेरे सर को टच नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं कहता हूं कि द क्लाउड्स आर अबव माई हेड। लेकिन क्या ये जो क्लाउड्स है मैं उसके नीचे आ रहा हूं कि नहीं? तो मैं कहूंगा कि आई एम बिलो
द क्लाउड्स, आई एम बिलो द क्लाउड्स। रीजन ये है कि वो जो क्लाउड्स है वो मेरे हेड को टच नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि ये मेरे ऊपर और ये टच भी कर रहे हैं तो ओवर, अगर ये मैं कहूं कि मैं इसके नीचे और ये मुझे टच नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए हम अंडर लगाएंगे। और अगर मैं कहता हूं कि ये मेरे ऊपर है और ये मुझे टच नहीं कर रहे तो अबव, और अगर मैं इसके नीचे हूं और ये मुझे टच नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए जो है वो बिलो आएगा। अच्छा, एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी अबव और ओवर के लिए। अगर मैं कहता हूं कि he was not selected as he is over age and he is dash 19, his age is low so he was rejected in dash 19। तो हमारे पास ये जो ओवर और अंडर होता है इन दोनों को हम यूज करते हैं एज के लिए। ओवर और अंडर को हम क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं एज के लिए। तो अगर हम कहते हैं कि ज्यादा तो ओवर आएगा, और अगर हम कहते हैं कि कम तो इस वजह से हम लगाएंगे कि अंडर। तो मैं कहता हूं कि ही वाज ओवर 19 और मैं कहूंगा कि अंडर 19। तो अगर आपने एज के लिए यानी उम्र के लिए ओवर और अंडर को यूज कर लिया तो आपका जो आंसर होगा वो गलत होगा। इस तरह मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर इज डैश 19 एज आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम completely wet with sweats as the temperature is dash 35। अब हमारे पास जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे, किस चीज़ की, टेम्परेचर के लिए, तो फिर हम उसके जो है वो बिलो और अबव लगाएंगे। तो अगर हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर इससे कम है तो इसके लिए बिलो आएगा, और अगर हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर इससे ज़्यादा है तो उसके लिए ओवर आएगा। अगर मुझे सर्दी लग रही है तो आपके ख्याल से ये टेम्परेचर कम होगी या ज़्यादा होगी, कम होगी, तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि टेम्परेचर इज बिलो 19। अब अगर मैं कहता हूँ कि द टेम्परेचर इज अंडर 19 तो मेरा जो आंसर होगा वो गलत होगा, क्योंकि इस पॉइंट को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि अंडर और ओवर को हम यूज करते हैं एज के लिए, जबकि बिलो और अबव को हम क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं टेम्परेचर के लिए। तो अगर मुझे सर्दी लग रही है इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर 19 से कम है, और इसलिए जो हमारे पास राइट ऑप्शन आएगा दैट इज बिलो। आई एम कंप्लीटली वेट विद स्वेट्स, मैं जो है वो स्वेट से यानी पसीने से मुकम्मल जो है वो गीला हूं, तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर इज अबव 35। तो खैर मेरा पॉइंट आपको जो समझाना है वो ये है कि एज के लिए अगर आपने यूज करना है तो अंडर और ओवर आएगा, और अगर आपने टेम्परेचर के लिए यूज करना है तो बिलो और अबव आएगा। तो अगर आप कहते हैं कि ज्यादा तो इसके लिए अंडर और बिलो आएगा, कम अगर आप कहते हैं कि कम तो अंडर और बिलो आएगा, और अगर आप कहते हैं कि ज्यादा तो उसके लिए ओवर और अबव आएगा। ठीक है, अच्छा जी, एक और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि द प्लेन वेंट डैश माई हेड, या मैं कहता हूँ कि द बाल, या ही जम्प्ड डैश द वॉल, और हमारे पास आ जाए ओवर और दूसरा हमारे पास आ जाए अबव। एक हमारे पास ओवर आया है और दूसरा हमारे पास अबव आया है, तो इसमें क्या आएगा यार स्टूडेंट जरा समझे। ओवर हमारे पास जो है वो डायनेमिक प्रीपोजिशन है, याद रखिए। डायनेमिक प्रीपोजिशन का मतलब ये कि इसको हम तब यूज करते हैं कि जिसमें हमारे पास जो पोजीशंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो चेंज होते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल अगर ये एक बंदे का हेड है तो एरोप्लेन यहाँ से आ रहा है और यहाँ से जो है वो गुजर जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो एरोप्लेन है इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है कि नहीं। या फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो एक दीवार है और वो बंदा छलांग लगा रहे तो वो यहाँ से क्या करेगा, वो यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो आप देख सकते हैं कि उसमें वो बंदा जो है वो स्पेस को कवर कर रहा है, उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। तो जब हमारे पास पोजीशन चेंज होती है तो हम उसके लिए ओवर लगाते हैं। और याद रखें कि डायनामिक सिचुएशन के लिए हम अबव को यूज नहीं करते हैं, तो इस वजह से दोनों एमसीक्यूज में आएगा कि द प्लेन वेंट ओवर माय हेड एंड ही जंप्ड ओवर द वॉल। तो आपके पास जो ओवर है ये आपके पास डायनामिक है, जबकि अबव आपके पास क्या है, ये आपके पास स्टैटिक है। अच्छा, आई वेलकम डैश 10 मिनट्स, आई वेलकम डैश हिम। एक हमारे पास है विद इन और दूसरा हमारे पास है विदाउट। तो विद इन को हम यूज करते हैं टाइम के लिए, जबकि विदाउट को हम यूज करते हैं पर्सन के लिए। विद इन और विदाउट के दरमियान डिफरेंस ये है कि विद इन को हम यूज करते हैं टाइम के लिए, जबकि विदाउट को हम यूज करते हैं पर्सन के लिए। तो इस वजह से मैं कहूंगा कि आई वेलकम विद इन 10 मिनट्स। अगर मैं कहता हूं कि आई वेलकम विदाउट 10 मिनट्स तो हमारा जो आंसर होगा वो गलत कंसिडर होगा। 10 मिनट्स हमारे पास टाइम है और टाइम के लिए हम क्या करते हैं, विद इन लगाते हैं, जबकि दूसरे में हमारे पास होगा कि आई वेलकम विदाउट हिम। हिम हमारे पास जो है वो पर्सन है और पर्सन के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम विद लगाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट, शी वॉज स्टेयरिंग रेशमी, ही थ्रू द बुक डैश हर। हमारे पास एट आता है, एट को हम यूज करते हैं टारगेट के लिए। टारगेट का मतलब होता है कि वो बंदा जो कि एक एक्शन को रिसीव कर रहा है तो हम उसे कहते हैं टारगेट।
तो यहाँ पर शी क्या कर रही है, वो एक्शन कर रही है, रिसीव कौन कर रहा है, मी कर रहे हैं, तो मी हमारे पास क्या बन जाएगा, टारगेट बन जाएगा, यानी वो उसको जो है वो आंख के पार कर देख रही है, तो इस वजह से हम लगाएंगे एट। इस तरह अगर उसने बुक को फेंका तो ये बुक का फेंकने का एक्शन तो ही नहीं किया, लेकिन रिसीव किसने किया, हर ने किया, तो हर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास टारगेट बन जाएगा, इस वजह से हम इसके लगाएंगे एट। अच्छा, ही इज गुड डैश ग्रामर, शी इज गुड डैश फॉर एग्जाम्पल डांसिंग। हमारे पास आएगा इन दोनों में एट। हम जब किसी स्किल की बात करते हैं, स्किल की, यानी हम जब किसी कैपेबिलिटी की बात करते हैं कि इस बंदे में ये स्किल मौजूद है या इस बंदे में ये खुसूसियत मौजूद है, तो उसके लिए हम जो प्रीपोजिशन लगाते हैं दैट इज एट। तो हम जब कहते हैं कि ही इज गुड एट ग्रामर, तो इसका मतलब क्या है कि उसको ग्रामर पे जो है वो स्किल हासिल है। जब हम कहते हैं कि शी इज गुड एट डांसिंग, तो इसका मतलब ये है कि उसको डांसिंग पे जो है वो स्किल हासिल है, यानी उसको इसमें महारत हासिल है। अच्छा जी, अ नाइफ इज यूज्ड फॉर कटिंग। यहाँ पर हमारे पास जो प्रीपोजिशन आया है दैट इज फॉर, और फॉर को हम यूज करते हैं जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट का फंक्शन मेंशन करना चाहते हैं, या हम जब किसी भी चीज का फंक्शन यूज करना चाहते हैं, फंक्शन की बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो प्रीपोजिशन आता है दैट इज फॉर। यानी अ नाइफ इज यूज्ड फॉर कटिंग, अ लेक्चर इज गिवन फॉर मेकिंग पॉइंट्स इजी। लेक्चर किस लिए दिया जाता है, उसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि इसके जरिए से आपके पास जो पॉइंट्स होते हैं वो आसान बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है आई स्वेयर डैश गॉड। हमारे पास जब स्वेयरिंग आती है तो उसके लिए हम जो प्रीपोजिशन लगाते हैं दैट इज बाय। हमारे पास हम जब कसम खाते हैं तो कसम खाने के लिए हमारे पास जो प्रीपोजिशन यूज होता है दैट इज बाय। नेक्स्ट हमारे पास है कि टू डैश टू इज इक्वल टू मल्टीप्लाई डैश टू इज इक्वल टू फोर, टू डिवाइडेड डैश टू इज इक्वल टू वन। आपके पास जब आप बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की, मल्टीप्लिकेशन जिसको हम उर्दू में आसान अल्फाज में जो है वो ज़रब कहते हैं, तो अगर आप ज़रब की बात करते हैं तो आप उसके लिए भी क्या करेंगे, आप उसके लिए भी जो है वो बाय लगाते हैं, टू मल्टीप्लाई बाई टू इज इक्वल टू फोर। या अगर आप डिवीजन की बात करते हैं जिसको हम उर्दू में तकसीम कहते हैं, तो टू बाई टू इज इक्वल टू वन। तो ये जो है आपके पास क्या है, ये आपके पास बन गए हैं प्रीपोजिशंस। तो ये हमारे पास पास्ट पेपर्स में जितने भी आपके पास प्रीपोजिशंस आए थे, जिसकी हमने एक कंपैरेटिव एनालिसिस प्रेजेंट कर ली है, जिसके जरिए से आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुई होगी। अब कम से कम हमने जो है वो 50 to 70 सिचुएशंस को एक्सप्लेन कर लिया है, और इसमें हमने हर एक प्रीपोजिशन के जो मुख्तलिफ सिचुएशंस पर मुख्तलिफ किस्म के यूसेजेस होते हैं उस पर बात कर ली है। इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो इस तरह नहीं कि आपके प्रीपोजिशंस के टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। प्रीपोजिशन को हम इतना ज़्यादा डिटेल इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि इसके दो रीज़न हैं। रीज़न नंबर वन ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनके लिए इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, और अक्सर वो क्या करते हैं, कह रहा मुझे जो है वो इन चीज़ों के आंसर तो नहीं आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके पास जो प्रीपोजिशंस होते हैं उनसे आपके पास क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपको जो है वो यहाँ पर आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाती है और आप इन प्रीपोजिशंस के ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को ठीक करेंगे, तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि आपके जो अच्छे से अच्छे नंबर है वो आ जाएंगे। अक्सर औकात स्टूडेंट्स की ये जो मिसकंसेप्शन होती है कि वो इंग्लिश को तुक्के के बेस पर करते हैं, तो ये एक गलत अप्रोच होती है, और आप जो है वो क्या करें, आप बिल्कुल भी इसको ना करें। अच्छा, कुछ हमारे पास जो है वो, मैं ये बात आपको पहले बताना चाहता था कि एक हमारे पास जो है वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं। फिक्स प्रीपोजिशन फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वर्ड ग्रीव आता है तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके हमारे पास जो है वो बात आता है और आता है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो प्रीपोजिशन होते हैं इसको हम फिक्स प्रीपोजिशन कहते हैं, और इसके लिए हम जो नाम देते हैं दैट इज फ्रेजल वर्ब्स। तो फ्रेजल वर्ब्स के लिए हमारे पास क्या है, या हमारे पास आ जाए सरेंडर टू, तो ये हमारे पास सरेंडर के बाद हमेशा क्या आएगा, टू आएगा, तो इसको हम कहते हैं फिक्स प्रीपोजिशंस। ये फिक्स प्रीपोजिशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रट्टा लगाना है, क्योंकि इनके लिए हमारे पास कोई स्पेसिफाइड रूल नहीं है कि ग्रीव के बाद ओवर क्यों आता है और सरेंडर के बाद टू क्यों आता है। तो इस वजह से इसको याद रखने के लिए मैं आपको ये बताता हूं कि आप नेट में एंटर करें मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स, मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स। तो आप इसको एंटर करेंगे, आपको एक छोटा सा लिस्ट मिल जाएगा जिसको आप जो है वो 20-30 मिनट के अंदर अंदर जो है वो खूब आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आपने उन फ्रेजल वर्ड्स को जरूर याद करना है। प्रीपोजिशन तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं कि जिन प्रीपोजिशन का हमारे पास रूल है तो उन पे तो ऑलरेडी हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन जिन प्रीपोजिशन के लिए हमारे पास रूल नहीं है वो हमारे पास वो वाले प्रीपोजिशन है जो कि फ्रेजल वर्ब है, यानी वर्ब के बाद जो प्रीपोजिशन आता है ये इसकी कॉम्बिनेशन होती है। ये कॉम्बिनेशन इस तरह क्यों है, तो इसलिए हमारे पास कोई स्पेसिफाइड रीजन नहीं है, तो आपने इसको जरूर याद रखना है। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम जो है वो फ्रेजल प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये इन, ऑन और एट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन
है तो इसको हम थोड़ा सा अलग करके भी पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम जो है वो कुछ ऐसे सिचुएशन भी पढ़ेंगे कि जिसमें हम प्रीपोजिशंस को ओमिट करते हैं, और लास्ट प्रीपोजिशन के बारे में हम जो पढ़ेंगे वो ये होगा कि प्रीपोजिशन इन पैरेलल फॉर्म, कौन से ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि जिसमें हम दो प्रीपोजिशंस को एक जगह पर यूज कर सकते हैं एक सेंटेंस में, और कौन से ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि जिसमें हम दोनों प्रीपोजिशंस को एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।